हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक कुमार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर के अरे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंपेरेबल मैट्रिसेस कि आखिर किन दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल मैट्रिसेस किन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा कंपेरेबल मैट्रिक्स, कौन सी कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस होती कौन सी हैं, कंपेयर मैट्रिक्स किसे बोल सकते हैं कि ऐसे तो मैट्रिक्स जिनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। मींस जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस whose orders are equal। जिन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं उनको मैथमेटिकली क्या बोला जाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज आल्सो 2/3, देन वी कैन से मैट्रिक्स ए इज कंपेरेबल टू बी। और इसको लिखते कैसे हैं, ए इज कंपेरेबल टू बी, ये कंपेरेबल का साइन होता है। इसको रीड आउट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स A is comparable to मैट्रिक्स B कि A मैट्रिक्स कंपेरेबल है किसके, B मैट्रिक्स में। कह लो फॉर एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं क्या A एक हमारे पास मैट्रिक्स है कौन सा 1 2 3, B एक दूसरी मैट्रिक्स है कौन सा, देखो 3 4 5। तो अब क्या यहाँ पे चलो इसको हम सी और डी बोल देते हैं ताकि अलग हो जाए, सी और डी। अब देखो यहाँ पे सी और डी मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल है या नहीं है, तो चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो तो कितने रो है, 3 रो, कितनी कॉलम है, 1, तो 3/1। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डी, तो डी का ऑर्डर कितना है हमारे पास, देखो 1 रो है और 3 कॉलम है, तो कितना हो गया 1/3। ऑर्डर कैसे मैट्रिक्स का पता करते हैं, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हो वहां से। बाकी क्या है हमारे पास, देखो सी का ऑर्डर यहाँ पे जो 3 है ये किसको बताता है, नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है। और जो ये दूसरा वाला है किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, किसको, नंबर ऑफ कॉलम्स को। जिसके अंदर देख सकते हो आप R1 R2 R3 3 रो है और C1 एक ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास 3/1 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या 3/1 और 1/3 दोनों सेम होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो हमारे पास पता है क्या 3/1 नहीं होता है बराबर किसके, 1/3 के। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, ए इज नॉट कंपेरेबल टू बी। जो मैट्रिक्स ए है वो बी के साथ कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ए और बी को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है, ABCD हो गया। हम ई मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्या है 2 0 3 5 1 1, ये ले लिया। और एफ मैट्रिक्स ले लिया 3 0 -2 5 1 1। अब यहाँ पे देखें तो ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो हमारे पास देखो 1 2 3 3 रो है और कितनी 2 कॉलम है, तो 3/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ कितना है, तो एफ का ऑर्डर कितना, देखो 3/2। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, ई और एफ दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे लिखोगे क्या, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ के। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ई और एफ आर सेड टू बी कंपेरेबल। ये इनको हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। तो कंपेरेबल एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको मतलब एक तरीके से यहाँ पे समझ लेना, जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है कहीं पे। तो कंपेरेबल का मतलब क्या है, अगर हम समझे थोड़ा सा इसको सिंपल भाषा में, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, वो सब के सब मैट्रिक्स कैसे कहलाते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ए और बी का ऑर्डर सेम है, तो ए और बी को हमने क्या कहा है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ए और एफ के ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम ए और एफ को भी क्या बोल रहे हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। कंपेरेबल के लिए जो हम साइन यूज करते हैं ये होता है।
अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, किन दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, इसके लिए जो हम साइन यूज करते हैं इक्वल का, इक्वल टू का करते हैं, जैसे अभी हमने कंपेरेबल के लिए इसका यूज किया था। एग्जैक्टली दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाने के लिए हम इक्वल के साइन का यूज करते हैं। हम बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं कि हमने जब देखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा था, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे कि अगर हमें ऑर्डर नहीं पता हो और इसके साथ ही साथ हमें क्या है एलिमेंट्स विद पोजीशन पता होनी चाहिए थे, एलिमेंट्स विद पोजीशन पता होने चाहिए थे। तो अगर हमें ऑर्डर और एलिमेंट विद पोजीशन ये दोनों ही पता हो तो हम किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स तक पहुंच सकते थे, हम उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो उसके लिए सबसे पहले तो उसका ऑर्डर इक्वल होना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, विद पोजीशन, पोजीशन के साथ कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल कह रहे हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स विद पोजीशन, एलिमेंट्स विद पोजीशन का मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, लेकिन एलिमेंट्स ऐसे नहीं कि पहला यहाँ पे 3 है तो दूसरा A12 पे 3 है, नहीं, बल्कि क्या है एलिमेंट्स विद पोजीशन, पोजीशन एलिमेंट, पोजीशन के साथ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा, कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स। कोरोस्पोंडिंग का क्या मतलब होता है, कोरोस्पोंडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं यहाँ पे देखो A11 A12 A21 A22 और एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है B11 B12, यहाँ पे देखो B21 यहाँ पे B22। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स की, तो देखो A11 जो एलिमेंट है ये किसके, B11 के क्या है, कोरोस्पोंडिंग। ऐसे हम बात करते हैं क्या, देखो A21 ये किसके कोरोस्पोंडिंग है, A21 यहाँ पे है, तो इस वाले मैट्रिक्स के अंदर जो उसी पोजीशन पे होगा, तो देखो 21 पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है, B21। तो इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोला जाता है। तो जब भी हमें दो मैट्रिक्स इक्वल बताने होते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है और क्या एलिमेंट्स विद पोजीशन भी सेम है या नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीजों को। तो इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि हमें देखना क्या है यहाँ पे कि टू मैट्रिसेस, टू और मोर देन टू मैट्रिसेस, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को इक्वल कब कह सकते हैं, अगर क्या होना चाहिए, दे आर कंपेरेबल, कैसे हो, कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो, कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब भी क्या बताया था, ऑर्डर कैसे होना चाहिए, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी सेम होना जरूरी है। ऑर्डर का कैसे होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं क्या, एलिमेंट्स इक्वल यानी बराबर होने चाहिए, किसके साथ, पोजीशन के साथ। और इसी के लिए हमने अभी एक देखा कि हम उसको लिख सकते हैं क्या, कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों चीज फुलफिल होती है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों चीज फुलफिल होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 3 5 0 1 -2 3, बी एक मैट्रिक्स है, क्या हमारे पास देखो 3 2 0 3 1 1 5 0 1। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 0 3 5 0 3 -2 3 1। और डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है कौन सा, 3 5 0 1 -2 3।
हम बात करते हैं कि ए मैट्रिक्स, जो ये ए मैट्रिक्स है, ये किस किस के इक्वल है। क्या ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? क्या ए और सी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? क्या ए और डी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? या एक लास्ट में और हम लिख लेते हैं क्या कि 3 5 0 1 -2 3। क्या ए और ई मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? आखिर किन दो मैट्रिक्स, मतलब ए के साथ हमें कंपेयर करना है, क्या ए और बी इक्वल है, क्या ए और सी इक्वल है, क्या ए और डी इक्वल है, क्या ए और ई आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। तो अब हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए एंड बी के बारे में। किसके बारे में? ए और बी के बारे में। तो ए और बी में देखो दो मैट्रिक्स को इक्वल चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल के लिए क्या देखना होता है, क्या इनके ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो देखो 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, हम देखो तो 3 रो और 3 कॉलम है, 3/3 है। यही हम देख सकते हैं क्या, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं है बराबर किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, मैट्रिक्स बी। ए और बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वलिटी के लिए क्या जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हो, सेम ऑर्डर के हो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको साइज बताया था। अब एक रूम है जो 2/3 का है और एक रूम है जो 3/3 का है, तो क्या दोनों रूम आपस में बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उनका साइज ही अलग है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या, ए एंड सी के बारे में। ए एंड सी के बारे में, ए और सी के बारे में। तो देखो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए तो वही है 2/3, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सी, तो ऑर्डर ऑफ सी देखो तो ये भी कितना है, 2/3 है, 2/3 ऑर्डर तो वही है। अगर हम एलिमेंट्स भी देखो तो देखो 3 3 0 0 5 5 -2 3, जो एलिमेंट इसके एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स इसके अंदर भी यूज हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो एलिमेंट्स इक्वल का मतलब ये नहीं कि यही वाले एलिमेंट्स इसके अंदर भी यूज होने चाहिए, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स विद पोजीशन इक्वल होने चाहिए। देखो एलिमेंट्स तो सारे वही हैं जो इसके अंदर, मतलब जो नंबर्स ए मैट्रिक्स के अंदर यूज हमने कर रखा है, एग्जैक्टली वही नंबर्स हमने सी मैट्रिक्स के अंदर भी यूज कर रखा है। लेकिन हम इनको ए और सी को आपस में इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट तो इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, एलिमेंट्स तो इक्वल होगा, लेकिन कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या था, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब मैंने अभी बताया था क्या, विद पोजीशन, विद पोजीशन। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, विद पोजीशन। मतलब अगर a11 की बात हो रही है तो यहाँ पे भी a11 की बात होगी, यहाँ पे हम a12 एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे भी इसका a12 पोजीशन पे देखेंगे क्या दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ऑर्डर तो सेम है, इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है क्या, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है क्या, मैट्रिक्स ए कंपेरेबल है सी की, ये तो सही हो गया। लेकिन अब सेकंड वाले के लिए हम देखते हैं क्या, a11 मतलब हम सबसे पहले इस 11 एलिमेंट की बात करते हैं। a11 क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अच्छा अब यही सी वाले मैट्रिक्स के अंदर a11 देखते हैं। यहाँ पे हम फिर बात करते हैं c11। सी इंडिकेट, देखो स्मॉल सी लिखा हुआ किसको इंडिकेट करता है, एलिमेंट को। 11 इसकी पोजीशन को बताता है। तो सी मैट्रिक्स के अंदर 11 पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है, तो सी मैट्रिक्स के अंदर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या 3 और 5 आपस में इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, देखो a11 नहीं आया ना बराबर किसके, c11 के। अब देखो a11 c11 के बराबर नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, ये अनइक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं हो गए। तो इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए नहीं है बराबर किसके, मैट्रिक्स सी के। यहां से ये भी निकल गया क्या कि ए और सी भी आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ए और बी भी आपस में बराबर नहीं है। पहला वाला किस लिए हो गया था विषयों पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग थे। यहाँ पे क्या ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन क्या डिफरेंस है कि अभी इनके जो एलिमेंट्स है ना वो अलग अलग हो गई, मतलब जो पोजीशन के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ, अच्छा ध्यान रखना, फिर से मैं वही बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हुए एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स सी को बनाने में भी यूज हुए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पोजीशन के साथ जो हमारे पास है एलिमेंट्स वो वेरी कर रहे हैं, इसीलिए ए और सी आपस में क्या है, अनइक्वल मैट्रिक्स है, दे आर नॉट इक्वल। अब हम बात करते हैं ऐसे किसके बारे में, मैट्रिक्स ए एंड डी के बारे में। किसके बारे में, ए एंड डी के बारे में। तो देखो डी, तो ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, तो ऑर्डर ऑफ 2/3 है। ऑर्डर ऑफ डी कितना है, ऑर्डर ऑफ डी कितना है। तो अब एक चीज देखो हमारे पास 3 5 0 1 -2 3 1 -2 3,
हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसका R1 इसका C1 बन चुका है, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन चुका है, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम। और अगर सीरीज देखें तो हमारे पास जो पैटर्न है तो 350 350 पैटर्न भी सेम है, लेकिन यहाँ पैटर्न से मतलब नहीं था, क्रॉस पोजीशन से मतलब था। पैटर्न और पोजीशन में डिफरेंस होता है। पैटर्न का मतलब क्या था, 3 3 के बाद 5 5 के बाद 0 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 3 के बाद 5 5 के बाद 0 आया, लेकिन यहाँ पे पैटर्न हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ 1 1 और यहाँ पे 1 1, ऐसे 1 2 और यहाँ 1 2 देखोगे तो कितना है 1 है। हमें ऐसे भी देखना है। फिलहाल यही डिसओबे हो जाता है। ए का ऑर्डर कितना है, देखो 2 रो 3 कॉलम, लेकिन डी का ऑर्डर कितना है 3 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पे 3/2 है। तो क्योंकि हमारे पास क्या, देखो ऑर्डर ऑफ ए यही नहीं आया बराबर किसके, ऑर्डर ऑफ डी के, यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स ए बिल्कुल बराबर नहीं होगा किसके, मैट्रिक्स डी के। मैट्रिक्स ए नहीं होगा बराबर किसके, मैट्रिक्स डी के। इसकी तो पहली ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हम बात करते हैं बिटवीन ए एंड ई के, ए और ई मैट्रिक्स के बारे में। अब देखो ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए 2/3 है। ऑर्डर ऑफ ई कितना है, ई के ऑर्डर की बात करते हैं, देखो 2/3 है, 2/3 है। अच्छा अब बात करते हैं, यहाँ पे ए तो कंपेरेबल हो गया किसके, ई के, मतलब जो पहली कंडीशन है ये तो सही हो गई। जो फर्स्ट कंडीशन थी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल होना चाहिए, तो देखो ये चीज तो होगी कि मैट्रिक्स कैसे होगी, कंपेरेबल भी होगी और इनके ऑर्डर्स भी क्या है, सेम है। लेकिन अब हम सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या था, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। क्रॉसपोंडिंग का मतलब देखो अगर हम बात करते हैं A11 तो क्या बराबर है E11 के। तो देखो A11 कितना है, A11 है 3, A11 है 3, क्या ये बराबर है E11? E11 कितना है, देखो E11 क्वेश्चन पे 3 3 3 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, A11 बराबर है किसके, E11 के। ऐसे आप सारे चेक कर सकते हैं। A12 कितना, देखो 1 2, A12 क्या है 5 है। और यहाँ पे हम बात करते हैं E12, तो E12 कौन सा है, देखो 1 2, यहाँ पे देखो 1 2, E12 भी कितना है 5 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A12 बराबर है किसके, E12 के। A12 भी बराबर है किसके, E12 के। तो इससे क्या पता चलता है हमें, E12 के, इसको स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल इंडिकेट करता है किसको, एलिमेंट्स को, E12 E12। तो सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हो A13 0, यहाँ पे भी E13 0, A21 सेम है, A22 भी देखो सेम है और A23 भी सेम है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑल Aij बराबर है, ऑल Aij बराबर है किसके, Eij के। ध्यान रखना जब यहाँ आई तो यहाँ पे भी आई, यहाँ जे तो यहाँ पे भी जे, तो दोनों जो A मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स है बराबर है किसके, ई एलिमेंट के। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक एलिमेंट बराबर है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका ये कंक्लूजन निकलता है मैट्रिक्स ए बराबर है किसके, मैट्रिक्स ई के। मैट्रिक्स ए बराबर है किसके, मैट्रिक्स ई के। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है क्या, कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं, जब वहां पे उनके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके एलिमेंट्स विद पोजीशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को आपस में, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ ये तो हो गया, लेकिन अब यहां से हमें दो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्या था, देखो इफ मैट्रिक्स ए इज कंपेरेबल टू मैट्रिक्स बी। अगर मैट्रिक्स ए बी के कंपेरेबल है, इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, इसका क्या कंक्लूजन निकलता था, मैट्रिक्स ए कंपेरेबल होगा किसके, बी के। मैट्रिक्स ए कंपेरेबल होगा किसके, मैट्रिक्स बी के। तो हमारे पास देखो कि क्या इसका उल्टा भी सही है। अगर मैं कहीं ये बोल रहा हूं कि ये लिखा हुआ है क्या, कि मैट्रिक्स ए इज कंपेरेबल टू बी, मैट्रिक्स ए और बी कंपेरेबल है, तो इसका पक्का मतलब कंपेरेबल कब बोलते थे, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो इसका भी क्या मतलब है कि ऑर्डर ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। इन दोनों का अगर हम करें, इन दोनों का अगर हम स्टार बना के लिखें, भाई दोनों ही रिजल्ट को एक साथ लिखे तो क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ बी के, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, मैट्रिक्स ए कंपेरेबल है किसके, मैट्रिक्स बी के।
और अगर हम ऐसे बात करें मैट्रिक्स ए अगर कंपेरेबल है बी के, तो इसे हटाओ तो यहाँ से देखो ये चीज सही होती है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ एरो लगा सकते हैं, मतलब ये है तो ये सही होगा और ये है तो ये सही होगा। मतलब अगर ए और बी का ऑर्डर इक्वल है तो हम उनको आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स कैसे आपस में कंपेरेबल है तो उनके ऑर्डर्स पक्का क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे ध्यान रखना आगे से कि if two matrices are comparable then their orders are same, और if the order of two matrices are equally same then they are comparable। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो क्या कंपेरेबल और इक्वल में डिफरेंस क्या है। देखो कंपेरेबल और इक्वल में ये तो कॉमन पॉइंट है जो भाई कंपेरेबल होना ही चाहिए इक्वल, लेकिन उसके साथ साथ कंपेरेबल के अंदर कहीं ये हमने बात नहीं किया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल यानी सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि देखो इफ ए मैट्रिक्स बराबर होगा किसके, बी मैट्रिक्स के, अगर ए मैट्रिक्स बराबर है किसके, बी मैट्रिक्स के, तो इसका क्या मतलब है, इसका पक्का मतलब है क्या कि मैट्रिक्स ए कंपेरेबल होगा मैट्रिक्स बी के। भाई ए और बी आपस में कंपेरेबल रहे होंगे तभी तो हम इसको इक्वल लिख पा रहे हैं ना, बट इसका उल्टा तो सही नहीं है कि अगर हमारे पास क्या है ए कंपेरेबल है बी के, इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ए बराबर है किसके, बी के। क्यों, अगर दो मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर इक्वल हो जाते हैं तो इसका तो ये मतलब नहीं होता ना कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों नहीं हो जाएंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होने से ये बिल्कुल कोई भी क्लियर नहीं होता क्या कि उसके एलिमेंट्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं क्या, ए हमारे पास मैट्रिक्स हो गया क्या 3 0 1 5, बी मैट्रिक्स हो गया हमारे पास कौन सा 2 0 3 1। अब देखो यहाँ पे तो ए मैट्रिक्स कंपेरेबल है बी के, क्यों है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर ऑफ ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ बी के। ए और बी का ऑर्डर बराबर है, कितना है, दोनों ही 2/2 के। तो इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स ए तो कंपेरेबल है बी के, बट हमारे पास देखो ए मैट्रिक्स नहीं है बराबर किसके, बी के। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप A11 अगर हम बात करते हैं A11 तो नहीं है ना बराबर किसके, B11। क्यों, A11 पे कितना लिखा हुआ 3 और B11 पे कितना लिखा हुआ 2, 3 और 2 तो आपस में बराबर नहीं होते ना, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हम लेते जो इक्वल होंगे, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं क्या, एक सी मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, और एक डी मैट्रिक्स ले लिया कौन सा 1 2 3 4 5 6। तो यहां से देखो हमारे पास सी मैट्रिक्स बराबर है डी की, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 सबके सब सेम है। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो यहाँ पे अगर सी और डी बराबर है तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ सी बराबर होगा किसके, ऑर्डर ऑफ डी के, और इसका क्या मतलब निकलता है कि सी कंपेरेबल होगा किसके, डी के। सी और डी आपस में कैसे होंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकलते हैं क्या, अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है तो यहाँ पे आप ए को बी का कंपेरेबल बोल सकते हो, और अगर दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपेरेबल है तो आप उनके ऑर्डर को भी बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे आना जाना दोनों ही अलाउड है, मतलब दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट सही होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक तरफ से सही होता है क्या, कि अगर हमारे पास क्या है इफ मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी के, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। बट हमारे पास क्या है, ये लिखना बिल्कुल गलत है क्या कि ऑर्डर ऑफ अगर ए बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ बी के, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है क्या कि आप ये लिखो कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी की। ये आपका दूसरा कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पक्का वो कंपेरेबल होंगे, उनके ऑर्डर सेम होंगे। लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हो आपस में इक्वल हो। अब बात करते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हमसे कभी भी ना दो मैट्रिक्स दिया हुआ है उनसे ये शायद ही पूछे कि भाई बताओ कि कंपेरेबल है। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स ना आपस में इक्वल दिए हुए होते हैं, दो मैट्रिक्स हमें आपस में इक्वल गिवन होते हैं, और हमें क्या बताना होता है कि ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर वेरिएबल्स यूज करके वेरिएबल्स यूज हुए होते हैं। तो हमें क्या करता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है कि हम जो कि हम एग्जांपल्स में देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ मैट्रिक्स a plus 4, if matrix a plus 4
3b 8 minus 6 is equal to 2a plus 2 2a plus 2 b plus 2 2a plus 2 b plus 2 8 a minus 8b a minus 8b. Then find the values of a एंड b. तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन देखो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है. कैसे? एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. अगर गिवन है तो हमें ये बिल्कुल चेक नहीं करना कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है. क्यों? गिवन है तो इसका मतलब इक्वल होंगे ही. अगर ये इक्वल है तो ऑर्डर सेम होगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब सॉरी 2 रो और 2 कॉलम्स है. यहाँ पे भी देखो 2 रो और 2 कॉलम है. तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर कितना है? 2/2. तो हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है. यहाँ पे जो रिलेशंस, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है. वेरिएबल कहाँ लिखे हुए हैं? तो वेरिएबल एलिमेंट्स की पोजीशन पे लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को कंपेयर कर लेते हैं. कौन से? क्रॉसपॉन्डिंग. तो अभी हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? ऑर्डर के साथ साथ उनके a11 किसके बराबर होना चाहिए? इसके b11 के. तो ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी कैसे होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए. तो इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं और नंबर ऑफ रिलेशंस लिखते हैं कि भाई जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं सब के सब लिख देते हैं और वहां से हम फिर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. सो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि बिकॉज बाई कंपेयरिंग क्या कंपेयर करना हमें पता है? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स. क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे. तो देखो यहाँ पे क्या होगा? a plus 4 a11 बराबर होना चाहिए. इसका a11 कितना है? तो 2a plus 2 है. एक रिलेशन आ गया. ऐसे हमें पता है 3b क्या है? इसका a12 है और इसका 3b कितना है? मतलब a12 कौन सा है? तो b plus 2 है. और लास्ट में हम यहाँ बात करते हैं 8 इसको लिखने की नीड ही नहीं क्योंकि वेरिएबल है नहीं. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. तो -6 बराबर होगा किसके? a minus 8b के. a minus 8b. तो देखो जब भी हमारे पास इक्वेशंस लिखी होती हैं तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे इजी जो तरीका होता है वो क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल यूज है. तो सिंगल वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो है वो सबसे आसान होता है. तो सबसे पहले हम इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट a और b की वैल्यूज निकल जाती हैं. तो यहाँ से देखो हमारे पास a को उधर ले जाते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं. कितना हो गया? 4 minus 2 is equal to 2a minus a. 4 minus 2 कितना हो गया? 2 is equal to 2a minus a. कितना हो गया? 8. a की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 निकल गई. यहाँ पे बात करते हैं b को इधर ले आओ तो कितना हो गया? 3b minus b is equal to 2. तो ये देखो 3b minus b कितना हो गया? 2b. 3 में से एक जाएगा तो 2b is equal to 2. यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी निकल गई? 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए. इधर आके डिवाइड में चला गया. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 निकल तो गया. अब हमें क्या इसकी नीड है? तो याद रखना कि जितने भी रिलेशंस हैं और उन हमारे पास जितनी वैल्यूज आई हैं वेरिएबल्स की, वही वैल्यूज बाकी के रिलेशंस को भी क्या है? सेटिस्फाई करने चाहिए. तो इसलिए हमें क्या है, कभी भी a और b की ये वैल्यू देखते ही हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल. हमें ऐसे नहीं बोलना, बल्कि हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू रख के यहाँ जस्टिफाई करना अपने आंसर को. क्या a और b की वैल्यू के लिए ये रिलेशन भी ट्रू होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया, जैसे हम बात करते हैं क्या 2 3 5 0 और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 2 3 5 -1. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एक ये वाला एलिमेंट अलग हो गया ना, बाकी सारे सेम है. तो बाकी सेम होने से कोई मतलब नहीं. अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं बोलते. तो इसीलिए जरूरी है कि आपको ये देखना है कि क्या कि फॉर दिस a एंड b, फॉर दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, इस a और b की वैल्यू के लिए ये जो रिलेशन है ये ट्रू है या नहीं है, ये सही है भी या नहीं है. तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स राइट हैंड साइड में तो उसका यूज कर लेते हैं. राइट हैंड साइड में देखो कितना है a minus 8b. a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2 minus 8. b कितना है? 1 है. तो देखो 2 minus 8 कितना हो गया? -6. क्या ये है? लेफ्ट. तो देखो बिल्कुल LHS के बराबर आ गया. तो इसका क्या मतलब है? ये LHS के बराबर आ गया. तो इसका क्या मतलब है कि अगर a और b की वैल्यू यही 2 और 1 रखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन फाइनल लास्ट वाला बचा हुआ था ये भी ट्रू है. तो यही हमारा आंसर हो गया. क्या? दिस इंप्लाइज फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1.
अगर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रख लिया जाए तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, तो गिवन मैट्रिसेस बिकम्स इक्वल, कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, a और b इक्वल हो जाएंगी। ये हम थोड़ा सा समझते हैं अपने क्वेश्चन को चेंज करके। अगर ये हमारे पास -6 ना होके क्या होता, 6 लिखा होता, बाकी सब सेम, यहाँ भी a और b की वैल्यू निकल जाती। अब ये वाली जो वैल्यू है -6 ना होके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड लिया, अब देखो क्या राइट हैंड साइड LHS के बराबर आया, अब तो नहीं आएगा ना, क्यों, यहाँ तो -6 आएगा क्योंकि वही वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर a और b की वैल्यू क्यों रखना जरूरी है। अगर हम यहाँ नहीं रखेंगे तो देखो a और b रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ तो -6 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ तो 6 आएगा। तो क्या बताओ, एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया ना, और एक भी एलिमेंट a2 वाला देखो दोनों पोजीशन पे अलग अलग आएगा। तो अगर a हमारे पास दोनों अलग अलग आएंगे तो इसका मतलब क्या है, a और b की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच गिवन मैट्रिसेस बिकम्स इक्वल, कि a और b की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकें कि दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कंपेयर करना जरूरी है। फिलहाल हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं, जो यहाँ पे था, ये क्या था, ये। अब देखो यहाँ पे -6, यहाँ पे भी -6 आया, तो ये वाले एलिमेंट्स भी क्या है, 2 पे भी सेम है, और इसलिए क्या हो गया हमारे पास, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसलिए याद रखना कि जब भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाती है, अगर उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब और रिलेशंस बचे हुए हैं, तो उस रिलेशन के अंदर हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होता है कि क्या इन वैल्यूज के लिए ये जो बचे हुए रिलेशंस हैं ये भी वैलिड है या नहीं है, ट्रू होते भी हैं या नहीं होते। चलो इसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। if x minus y, if x minus y 2x plus z, 2x minus y 3z plus w, 3z plus w बराबर है -15 -15013, then find the values of x, y, z and w। हमें क्या करना है, x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो फिर से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है, बाय कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करना चाहते हैं हम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स के, बाय कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कंपेयर, उनके हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहां से हमें पता चला a11 क्या है, x माइनस वाई है, ये बराबर होगा इसके a11 के क्या है, -1। यहाँ पे बात करते हैं क्या, देखो तो 2x प्लस का z बराबर है किसके, यहाँ पे 5 है, 2x माइनस वाई बराबर होगा किसके, 0 के, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो 3z प्लस w बराबर होगा किसके, 13 के। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हमारे पास चार वेरिएबल हैं, x, y, z और w, x, y, z और w। तो अब हम देखें कि यहाँ पे देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हालांकि ये दोनों भी हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों में फायदा क्या है, टू वेरिएबल जो मैं बोल रहा हूं तो उन दोनों में सेम कॉमन वेरिएबल है एक्स वाई, जैसे ये दोनों भी क्या है, लीनियर वेरिएबल्स, सॉरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉमन है, जेड है, इसमें डब्ल्यू और इसमें एक्स, यानी तीन तीन वेरिएबल आ जाते हैं। तो हमें एक चीज पता है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं मिनिमम उतने ही हमें नंबर
ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसे सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन मिलेगी, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे कितना है देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0। मैं इसको यही सोल्व कर, देखो माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिया, ये माइनस माइनस गायब हो गया। यहाँ से कितना हो गया देखो x, और ये माइनस का 2x, देखो x माइनस 2x तो कितना हो गया माइनस का x। यहाँ पे हम बात करते हैं तो माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 0, तो कितना हुआ माइनस x माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना 1, x इक्वल टू कितना आ गया 1। x की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दो, चाहे इस वाले में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले के अंदर हम पुट कर देते हैं, पुट कर दिया क्या x इक्वल टू 1, पुट कर दिया क्या x इक्वल टू 1। जैसे हम x इक्वल टू, देखो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पुट कर देते, जैसे हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, y उधर ले जाओ, 2 1 जा 2 इक्वल टू वाई, देखो y की वैल्यू आ गई कितनी 2 आ गई, आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे x रखो, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी रख दिया, प्लस z इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 1 जा 2 और ये उधर चला गया, तो z इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3, z की वैल्यू भी निकल गई, देखो x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। अब हम बात करते हैं इस वाले में, तो z की वैल्यू भी तो हमारे पास 3 आ चुका है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3 इंटू में 3 प्लस w इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 प्लस w इक्वल टू 13, और देखो w इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 9, और यहाँ पे w बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बात करते हैं देखो x z y w, चार वेरिएबल थे, चार के चारों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेकिन बात आती है, जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा था कि x y की वैल्यू निकालने के बाद जो रिलेशन था उसको हमने जस्टिफाई भी किया था, अपने आंसर को देखा भी था कि भाई ये वैलिड है भी या नहीं है। बट वो कब किया था, जब यहाँ पे और रिलेशंस बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पे बात करते क्या और रिलेशन है, तो बिल्कुल नहीं है। और अगर रिलेशंस बचे नहीं है तो यही हमारी एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। मतलब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को जस्टिफाई यानी रख के चेक कब करना है, अगर इनके अलावा जिनसे आपने वैल्यूज निकाल रखा है इनके अलावा भी अगर कोई और वेरिएबल बच जाता है, मतलब रिलेशन बच जाता है, तब हमें क्या करना होता है कि उस वेरिएबल के अंदर यहां से हम क्या करते हैं, जो वैल्यू निकली हुई है इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर ये देखते हैं कि या ये रिलेशन इन वैल्यूज के लिए वैलिड है भी या नहीं है। बट यहाँ पे रिलेशंस बचा ही नहीं है, तो देयरफॉर हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया क्या, फॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 4, द गिवन मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं कैसे, x इक्वल टू 1 रखो, देखो हमने x 1 रखा y 2 रखा, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 1, देखो 1 1 1 1 बराबर आया है माइनस 1 माइनस 1। ऐसे देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2x 2 1 जा 2 प्लस z की जगह कितना रख दें 3, देखो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, यहाँ पे देखो 5, बाकी के आप इन दोनों को चेक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम x की वैल्यू 1, y की 2, z की 3 और w की जगह 4 रखते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नोट डाउन कर लो इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of x and y, find the values of x and y for which matrix A, for which matrix A and B are equal, matrix A and B are equal where matrix A बराबर है, where matrix A is equal to
2x प्लस 1, 3y, 0 और कितना है वाई स्क्वायर माइनस का 5y। ऑन द अदर हैंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू x प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 2, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पे तो हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अभी भी क्या करना है वही वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी तक क्या हुआ था हाँ कि हमें दो स्ट्रक्चर लिख के और यहाँ पे s इक्वल टू लिखा होता था, तो हम सीधा कंपेयर देखते थे कि हाँ भाई दोनों इक्वल है। बट यहाँ देखो सेंटेंस की फॉर्म में दे रखा है कि a एंड b आर इक्वल, कि a और b मैट्रिक्स कैसे आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है। तो देखो बात वही है कि अगर a और b मैट्रिक्स इक्वल है तब भी तो क्या होगा इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो क्या, बिकॉज मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। अगर इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो 2x प्लस 1 है, यहां से 3y है, यहाँ पे कितना हो गया 0, वाई स्क्वायर माइनस का 5y, ये भी तो बराबर आएगा किसके x प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो 0 माइनस 6 के। अब वही हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया क्या, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो बाई कंपेयरिंग, क्या कंपेयर कर रहे हैं, बाई कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस, कि दो इक्वल मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करें तो क्या होगा, मैं यहां से कर रहा हूं, देखो तो क्या होगा कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर आएगा किसके x प्लस 3 के, 2x प्लस 1 बराबर होगा किसके x प्लस 3 के, a11। ऐसे देखें हम तो 3y बराबर होगा किसके y स्क्वायर प्लस 2 के। और हम लास्ट में देखें तो हमारे पास क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर होगा किसके माइनस 6 के। इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 0 है। तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल, तो एक रिलेशन बहुत है इसके लिए, x को इधर ले आते हैं तो कितना हो गया 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3, 1 उधर जाके माइनस 1, 2x माइनस एक्स कितना हो गया x इक्वल टू 2। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल गई कितनी 2। यहाँ पे बात करते हैं इसको भी इधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो तो एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के लिए एक ही रिलेशन हमें हमेशा गिवन होता है। तो देखो इसी से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हमने क्या देखा कि ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता है हमें। हमने क्या किया, इसको देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे 1 2 2 कर रखा है ना 10th क्लास के अंदर। हम क्या करें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो यहाँ से देखो y कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो y कॉमन आती कितना हो जाएगा, यहाँ y बच गया, यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो y माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 2 कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ y माइनस 2 गया तो कितना बच गया y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि y बराबर 2 है और 1 है, या तो y की वैल्यू क्या है 2 आ गई, इस बराबर जाएगा 0, और या तो 1 आ गया। अब हम बात करते हैं ये y निकल गया लेकिन y तो यहाँ पे भी है, तो अब अगर देखो x और y की वैल्यूज निकालनी थी वो तो हमारे पास आ चुका है, x की वैल्यू भी आ गई y की वैल्यू भी आ गई। जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा ही प्रश्न बन गया हमारा, क्या कि अब x y की वैल्यू आ गई बट ये रिलेशन बच गया, तब हमें क्या करना होता है, ये जो x y की वैल्यूज निकली है इनसे इस रिलेशन को भी जस्टिफाई करना होता है कि ये भी इन वैल्यूज के लिए वैलिड है भी या नहीं है। तो यहाँ तो x है नहीं तो सिर्फ y है, तो y है तो हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y की दो वैल्यू है, तो इसलिए हम बारी बारी से चेक करेंगे क्या कि when y is equal to 2, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, चलो y की वैल्यू सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं, 1 लिया तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 कितना आ गया माइनस का 4, आना कितना चाहिए था माइनस 6। तो इसका क्या मतलब है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये कह रहा है y एक हो सकता है लेकिन ये बना कर रहा है y एक नहीं हो सकता, जबकि हमें पता है दोनों रिलेशन के लिए y कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कौन सा, कि when y is equal to 2, अगर y की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे रखा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एलएचएस है करेक्ट कर लेना,
यहाँ पे LHS लिया तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 10 4 माइनस 10 कितना होता है माइनस 6 होता है। तो देखो ये बराबर आ गया ना किसके राइट हैंड साइड के, किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो यहां से अब आप एक चीज देख सकते हो क्या कि y इज इक्वल टू 2, मतलब जब y की वैल्यू 2 रखा जा रहा है तो ये रिलेशन भी वैलिड है ट्रू है और ये वाली भी करेक्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि y बराबर 2 ही हमारा एग्जैक्टली सॉल्यूशन है ना कि 1। तो यहां से हम क्या लिखेंगे दोनों का कॉमन पॉइंट लेके कंक्लूड करते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 ही हमारा क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन होगा y के लिए। और x बराबर हमारे पास निकल चुका है x बराबर 2 फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 गिवन मैट्रिसेस A एंड B विल बी इक्वल। तो हमारे पास क्या है अगर x इज इक्वल टू 2 होगा और y की वैल्यू भी 2 होगी तो क्या होगा कि मैट्रिक्स A और B दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है कि भाई एक रिलेशन हमने y की वैल्यू निकाला फिर दूसरे वाले के अंदर जस्टिफाई कर ली। एक दूसरा तरीका क्या है कि दो रिलेशन दे रखे हैं ना तो आप पहले वाले से निकालो। जैसे हमने क्या किया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू, हालांकि हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो चुका है। इस वाले मेथड को जस्टिफाई करने के एक और तरीका बता रहा हूँ। देखो वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसको हमने सोल्व कर रखा अभी क्या y इक्वल टू 1 और 2 निकल गया हमारा, ये रहा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रिलेशन को अभी सोल्व कर लो। तो ये कितना है देखो वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो चलो इसको देख लो तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 3y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो y माइनस 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 2 और 3 निकलेगी। तो देखो यहाँ क्या कहता है y इक्वल टू 1 2 है, यहाँ क्या कहता है y इक्वल टू 2 और 3 है। बट हमें पता है एक ही y की वैल्यू के लिए दोनों करेक्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब कि हम दोनों का कॉमन पॉइंट लेते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट से दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जब 2 रखते हैं तब भी 0 आता है, यहाँ पे क्या है और 1 रखने पे 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 रखने पे 0 आता है, 3 रखने पे 0 आता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर सॉरी माइनस 6 आता है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ रखें तो 0 आए और यहाँ रखें तो माइनस 6 आए। तो यहाँ पे देखो 2 ऐसा नंबर है कि यहाँ रखेंगे तो 0 भी आएगा, यहाँ रखेंगे तो माइनस 6 भी आएगा। इसलिए हम दोनों सॉल्यूशन का क्या ले लेते हैं इंटरसेक्टिंग यानी कॉमन सॉल्यूशन को ही हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर y इक्वल टू 2 अगर y की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो दोनों ही रिलेशन आपस में क्या हो जाएंगी ट्रू हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे पास y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। तो x2 तो पहले निकल चुका था, y2 यहां से आ गया तो वही फिर से हमारे पास आंसर हो गया फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 गिवन मैट्रिसेस A एंड B बिकम्स इक्वल। A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कब इक्वल होंगे जब हमारे पास क्या होगा x और y की वैल्यू 2 और 2 होगा। तो हमने कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, और इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है जितने भी बनते थे अलग अलग टाइप से। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं क्या क्या है। हालांकि यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन करेंगे वो एलिमेंट्स का जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो वहां पे हमने देखा था एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने दो चीजों का यूज किया था। क्या दो कंसेप्ट का, एक तो था ऑर्डर और दूसरा क्या था एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कि ऑर्डर क्या होगा और दूसरा क्या देखा था एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स है 3 0 5 1 0 2 1 1 3, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा था एक तो इसका ऑर्डर है जैसे 3 बाई, इसका ऑर्डर का मतलब क्या है इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, और दूसरा क्या देखते थे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ तो प्रॉपर ऐसे कोई क्लासिफिकेशन बुक्स के अंदर मिलता नहीं है, बट थोड़ा सा इसको इजी फॉर मेमोराइज याद रखने के तरीके के लिए मैंने क्या करा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करके सीखेंगे, एक तो उनके ऑर्डर के आधार पे, दूसरा उसके एलिमेंट्स के आधार पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर, इसके ऑर्डर के आधार पे कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। कौन सा? रो मैट्रिक्स। देखो नाम से क्लियर है, रो। रो का मतलब क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ रो हो, रो का मतलब एक रो हो। तो हमारे पास क्या देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो पहले 3 5 0, यहाँ पे आप देख रहे हो रो एक है, कॉलम्स है कितने भी हो, ऐसे हमारे पास देखो -2 0 3 7 8, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स जो है या बी मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर क्या देखो, रो एक रो है, कॉलम्स की संख्या ज्यादा है। तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? A matrix is said to be row matrix if it have exactly one row, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर हम कहें कि भाई रो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस टाइप का होता है, ये होता है 1/n टाइप का। याद होगा मैंने कहा था m यूज करेंगे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, n यूज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो m की वैल्यू तो फिक्स होगी, एक ही होगी एक्जेक्टली 1, और n फिक्स नहीं है तो n कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बी, तो बी का ऑर्डर कितना है? 1/3, एक रो 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए की बात करते हैं तो ए का ऑर्डर कितना है? 1/5, एक रो 5 कॉलम। तो यहाँ पे हम दोनों जगह ही नोट कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, जो नंबर ऑफ रोज है, रोज की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। कितना है? 1 है, एग्जैक्टली 1। तो एक होने के कारण हमें ये पता चलता, मतलब जहां पे एक रो होता है उसे क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, आई थिंक आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, कौन सी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स को कॉलम कब बोला जा सकता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम इफ इट इज ऑफ ऑर्डर m/1, कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? अगर वो m/1 ऑर्डर की हो। देखो यहां सब क्या क्लियर होता है, ये किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम को, और ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ रोज को। तो रोज से कोई मतलब नहीं, अगर कॉलम की संख्या एक है तो उसे क्या बोला जाता है? कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जांपल के लिए हम देखें तो 3 5 0 1, तो यहाँ पे देखो अगर ए मैट्रिक्स में कहता हूं तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हमारे पास देखो 1 2 3 4, पहले रो लिखते हैं 4/1, कॉलम की संख्या एक है, ये किसका एग्जांपल है? कॉलम मैट्रिक्स का। हम दूसरी मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, कौन सा है? 3 0 0 2, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 5, ये ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये भी कितना है? देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रो है और कितनी कॉलम में? एक। तो रो मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? विच हैव एग्जैक्टली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? विच हैव एग्जैक्टली 1 कॉलम। जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होता है उसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है क्या कि क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स है विच इज बोथ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच इज बोथ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स? क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो रो के साथ साथ कौन सी हो? कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका सॉल्यूशन होगा यस, ऐसी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। क्या है वो? हमारे पास क्या है? और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/1। 1/1 की जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सब के सब कैसे होती है? हमारे पास रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स होती हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, हमने यहाँ ये देखो इसके अंदर इसका ऑर्डर देखो 1/1 है। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ
रोज। कितने रो हैं? तो आप कहोगे एक है। अगर एक रो है तो इसे क्या बोल सकते हैं? रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितनी कॉलम है? देखो कॉलम की संख्या भी एक है, इसलिए इसे क्या बोला जा सकता है? कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जो ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर वन बाय वन ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सब के सब रो के साथ साथ कौन सी? कॉलम मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो याद रखना हमारे पास कि वन बाय, अच्छा सिर्फ यही है, वन बाय वन ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है। मतलब एलिमेंट्स तो देखो यहाँ पे मैं 8 भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लिखो 8 लिखो 5 लिखो, एलिमेंट तो एक ही लिखा होगा, लेकिन ऑर्डर वन बाय वन है। तो जितनी भी वन बाय वन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है वो सब के सब किसको रिप्रेजेंट करती है? रो एज वेल एज कॉलम, दोनों ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रो मैट्रिक्स एग्जैक्टली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स एग्जैक्टली वन कॉलम होना जरूरी है। नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर हम बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो किसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? अगर हम रेक्टेंगुलर को थोड़ा सा रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगल पे अगर हम लेके चले जाते हैं तो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? जहां लेंथ और ब्रेथ बराबर आपस में नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन वो क्या है? एम और एन की टर्म में है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कह सकते हो इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रो और कॉलम्स की संख्या अलग अलग होती है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास कितना है? 3/5 है। ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्यों? रो 3 है और कॉलम 5 है, दोनों देखो तो अलग अलग है। जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, और कौन सा? 3 7 0 1 1 2। अब देखो कितना हो गया ये? 2/3 ऑर्डर का, तो दोनों क्या है मेरे पास? यहाँ पे रो और कॉलम्स की संख्या अलग अलग है। तो ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अगर हम इसको भी थोड़ा सा कंपेयर, मतलब रेक्टेंगुलर कौन सा था? नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि हमें जो हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? ये लेंथ वाइज। कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका शेप हमें लेंथ वाइज ज्यादा दिखे, कोई लेंथ वाइज ज्यादा दिखे, तो उसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस whose हमारे पास where number of rows are क्या होते हैं हमारे पास? लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे रो की संख्या कम होती है किससे? कॉलम से, उसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास 3 5 0 1 1 2 ले लिया, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टली ये मैट्रिक्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल के अलोंग ज्यादा है इसकी लेंथ, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग लेंथ ज्यादा कब होगी? जब देखो इसकी संख्या ज्यादा होगी, और ये वर्टिकल लाइंस क्या है हमारे पास? कॉलम है। तो अगर कॉलम की संख्या ज्यादा है तब उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जांपल के लिए देखो ये 2/3 की जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे कॉलम ज्यादा है और रो कम है, तो हमारे पास 2 लेस देन किससे है? 3 से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। एक मैट्रिक्स हमारे पास 5/8 लेते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कितना? 3/7, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो 3 2 5 0 1 7, ये हॉरिजॉन्टल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ देखो वर्टिकल वाइज क्या है? लेंथ ज्यादा होगी। या हम दूसरे भाषा में कहें लैंग्वेज में, तो देखो ये 3/2, यहाँ पे कॉलम्स की संख्या क्या होगी? कम होगी, इसलिए ये कभी भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की संख्या क्या है? कम है। किससे? कॉलम से। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जा सकता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं।
इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आता है हमारे पास कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया तो वर्टिकल अपने आप ही आ गया होगा। यहाँ पे m क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, n से। यहाँ पे m तो छोटा था, लेकिन यहाँ पे m क्या है, बड़ा होना चाहिए, किससे, n से। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कौन सा, अब देखो, अब यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स ना, तो उसकी वर्टिकल वाइज लेंथ ज्यादा होगी। अगर वर्टिकल वाइज लेंथ ज्यादा है तो उसके ऐसे एलिमेंट्स हमें ज्यादा लिखने पड़ेंगे, और ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ये रो के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 5 0 2 1 7 3 8। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर तो कितना है, 4/2 है। तो ये संख्या जितनी ज्यादा होगी ये वर्टिकली उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, इफ नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज की संख्या ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो 3/5 क्या है, ये नहीं है, क्यों, ये तो कौन सा एग्जांपल है, ये तो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, क्यों, यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा होगी। हम बात करते हैं 5/2, यस। हम बात करते हैं कितना, 3/2, बिल्कुल ये भी होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके, वर्टिकल मैट्रिक्स के। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर अगर हम बात करें तो एक और लास्ट हमारे पास बच जाता है, और कौन सा है, स्क्वायर। कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड से भी आप समझ सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। देखो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। जहां पे लेंथ और ब्रेथ की संख्या मतलब हमारे पास जो बराबर होते हैं, जहां वेयर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, उसे को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या है कि इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस वेयर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑन द अदर हैंड स्क्वायर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस वेयर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होती है उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वहीं अगर नंबर ऑफ रोज और मतलब रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स, 5/5 की मैट्रिक्स, 7/7 की मैट्रिक्स, 4/4 की मैट्रिक्स, ये सब के सब एग्जांपल है किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर इस फॉर्मूले में देखो 302 115 337, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है, 3/3, 3 रो 3 कॉलम है। ये भी एग्जांपल होगी किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस, देखो हमने इस पूरे मतलब हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े, एक बार इसको यहाँ पे मेमोराइज कर लेते हैं अलग से थोड़ा सा। हमने पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होते हैं। दूसरा पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की संख्या एग्जैक्टली 1 होती है। फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते। फिर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जहां पे रो की संख्या कम कॉलम्स की ज्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा वर्टिकल मैट्रिक्स जहां पे हमारे पास क्या है, रो की संख्या ज्यादा कॉलम्स की कम होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा है कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब एक बार समझ लेते हैं, रो मैट्रिक्स 1/n टाइप का, देखो रो की संख्या 1। कॉलम मैट्रिक्स m/1 टाइप की, कॉलम की संख्या 1 होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m नहीं होगा बराबर किसके, n के, इसे क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर क्या था, देखो अभी हमने बात की हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि ये वाली लेंथ क्या है, ज्यादा होनी चाहिए, और ये लेंथ किससे आती है, इन एलिमेंट्स से, और ये एलिमेंट्स कौन से, कॉलम के। यहाँ पे m क्या होता है, लेस देन होता है किससे, n से। और वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा अपोजिट होता था, m ग्रेटर देन होता है किससे, n से। जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, m बराबर होगा किसके, n के, m बराबर होगा किसके, n के। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं क्या, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स को तो आप क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो रेक्टेंगुलर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो ये इस पूरे टाइप्स में अगर हम बात करते हैं तो देखो हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया है, ऑर्डर के बेसिस पे। इनको जो क्लासिफाई हमने कर रखा है ऑर्डर के बेसिस पे कर रखा है। यहाँ पे हमने कहीं पे भी एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया कि भाई इनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो रो और कॉलम्स की संख्या है इनके आधार पे ही हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है। तो ये कुछ टाइप्स होगी क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। ये क्या है,
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर के आधार पे हमने क्या कर रखा है, इनको क्लासिफाई कर रखा है कि भाई मैट्रिक्स का टाइप्स किसके आधार पे, ऑर्डर के आधार पे। तो रो मैट्रिक्स एक रो, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज रेक्टेंगल से जहां लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं होता, यहाँ रो कॉलम्स बराबर नहीं होते। हॉरिजॉन्टल m छोटा होगा n बड़ा होगा, वर्टिकल m बड़ा होगा n छोटा होगा, स्क्वायर लेंथ बराबर ब्रेथ होगा m बराबर n होगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स, कि भाई एलिमेंट्स के आधार पे हम मैट्रिक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट्स कैसे बना सकते हैं, उनके टाइप्स कैसे बता सकते हैं। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स जाने से पहले एक दो बातें छोटी छोटी इनको हम समझ लेते हैं जो हमारी डेफिनेशंस में फिर आगे काम आएंगी। सबसे पहला बात होता है हमारे पास क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। और दूसरा होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं इसमें एक हमारे पास कंडीशन है क्या कि हम जिस भी मैट्रिक्स की बात करेंगे वो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, अभी हमने बात कर लिया था कि m बराबर होना चाहिए n की, जहां पे भी नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो जितने भी आगे हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं उन सब में इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स ली जाएगी कौन सी ली जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या करते हैं ये, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और नहीं मतलब हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब होता क्या है, एक हम ले लेते हैं, देखो हम 2x2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2x2 की एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, क्या है a11 a12 a21 a22। ऐसे हम बात करते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमने 3x3 का ले लिया। ऐसे आप बाकी भी और भी एग्जांपल ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए देखो तो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो जब भी डायगोनल की बात आती है तो देखो ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये भी है, एक डायगोनल ये भी है। अगर मैं यहां कहूं डायगोनल एलिमेंट्स लिखूं, डायगोनल एलिमेंट्स लिखूं, आप अगर इसको लिखना स्टार्ट करो, देखो a11 a22, इसको लिखना स्टार्ट करोगे कितना होगा, देखो a12 a21। यहाँ पे हमने कहा डायगोनल एलिमेंट्स लिखो, देखो एक ये डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स की बात करो तो a11 a22 a33। अगर इस वाले डायगोनल की बात करता हूं तो देखो a13 a22 a31। तो देखो डायगोनल दोनों ही हैं, सॉलिड बॉक्स के अंदर जो है और हमारे पास क्या है कि देखो इस डॉटेड वाले बॉक्स के अंदर भी जो है और इस वाले के अंदर भी, सॉलिड वाले के अंदर भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो तो अगर हमारे पास क्या है कि जो सॉलिड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर पैटर्न बहुत इजी है। क्या है वो, a11, अगला क्या है a22। यहाँ पे देखो a11 a22, उससे अगला क्या है a33। अगर ये 4x4 का होगा तो अगला एलिमेंट अपने आप ही क्या आएगा a44। 5x5 का होगा, देखो अगर बात करते हैं 5x5 का मैट्रिक्स है तो 5x5 मैट्रिक्स के अंदर इस सॉलिड डायगोनल वाइज अगर हम चलते हैं तो एलिमेंट्स क्या होंगे, a11 होंगे, a22 होंगे, a33 होंगे, a44 होंगे और a55 होंगे। जबकि अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो देखो ये वाला क्या है हमारे पास पैटर्न, देखो बन रहा है मतलब एग्जैक्टली कुछ इतना खास नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 2 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले डायगोनल को हम नहीं पढ़ते हैं और इस डायगोनल को ही हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। और इस डायगोनल का नाम होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल।
इस डायगोनल को क्या बोला जाता है? इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। तो हमारे पास बात आती है, देखो प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। तो आगे से चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाए या सिर्फ हम डायगोनल बोले, तो हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करेंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की। तो याद रहे, हम इस वाले डायगोनल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिला है जो काफी इजी पड़ता है हमारे लिए मेमोराइज करना, याद रखना। और इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है, क्या? जितने नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है। अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ रो की संख्या आई है तो कॉलम की संख्या भी क्या होगी? आई होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रो की संख्या जे है तो कॉलम की संख्या भी क्या होगी? जे ही होगी ना। तो मतलब ए आई आई ए जे जे भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक बार मिटा के मैं इसको कंक्लूड करता हूं। सबसे पहली बात, जो डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? डायगोनल एग्जिस्ट करते कहां पे? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, बात आती है कि नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल का मतलब इस डायगोनल को छोड़ दो, बाकी जो बच गई, बाकी कौन से बच गई? ये वाला भी। अब इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी अब क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल। इस एलिमेंट को भी नॉन डायगोनल, इस एलिमेंट को भी अब नॉन डायगोनल बोला जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स देखो क्या है? अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज अलग है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कि अलग अलग होते हैं। एक बार मैं इसको देखो, एक होता है डायगोनल एलिमेंट्स, दूसरा होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। यहाँ पे हम बात करें तो हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा क्या है? डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल है। डायगोनल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम लिखते हैं, देखो एलिमेंट है इसलिए स्मॉल ए से लिखेंगे। आई यहां लिख दिया तो हमें पता है यहाँ पे भी आई लिखेंगे। क्यों? आई आई, अगर रो सेम है तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ही इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं क्या? ए जे, जे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ जे लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? जे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, क्या? ए आई जे। मैंने आई जे तो लिख दिया, अब आई जे सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वेयर आई बराबर है किसके? जे के। अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया जो आई है वही जे की वैल्यू है, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को इसमें से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन डायगोनल, जो डायगोनल नहीं है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स और बच जाते हैं उन सब में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, क्या? कि जो पोजीशन है, मतलब जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये दोनों में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे आप ए आई आई या ए जे जे टाइप में नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ए आई जे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही लिख देते तो हमें पता है आई और जे की वैल्यू 1 1 2 2 सेम भी तो हो सकती है। तो ये नॉन डायगोनल को फिर हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ता है? ए आई आई, लेकिन वेयर यहाँ मेंशन करना पड़ता है क्या? वेयर आई नहीं है बराबर किसके? जे की। तो ध्यान रहे ए आई जे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पे इसके सब केसेस बना दिए फिर से, ए आई जे ए आई जे। लेकिन यहां पे लिख दिया क्या? वेयर आई बराबर जे है, और यहां पे लिख दिया वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे है। तो अगर आई बराबर जे है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को। लेकिन अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, नॉन डायगोनल
एलिमेंट्स को। तो याद रहे ए आई जे सिर्फ कहीं लिखा हुआ है तो हर एक एलिमेंट को बताता है, मैट्रिक्स के कंप्लीट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को बताता है। लेकिन अगर इसके साथ कंडीशन लगा हुआ है और कंडीशन में अगर आई और जे बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। आई जे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी डायगोनल एलिमेंट्स की बात आएगी तो हम ए आई आई लिख सकते हैं, ए जे जे लिख सकते हैं, या ए आई जे अगर ये लिखा तो इसके साथ हमें ये लिखना जरूरी है। फिर बात आती है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए आई जे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे आई और जे बराबर नहीं है, ये चीज मेंशन करना जरूरी है। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो ये दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ये मेंशन कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर लिखे हुए हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनको छोड़ के बाकी के जितने भी बचे हो सबके सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा 3 पॉइंट है, इनके बारे में और देख लो। ऑल जीरो होता है, नॉट ऑल जीरो, और एक होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो इसका क्या मतलब, ऑल जीरो का मतलब क्या है कि सभी जीरो होने चाहिए, सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, जीरो के अलावा कुछ ना दिखे, इसे क्या बोला जाता है, ऑल जीरो, सब जीरो। नन जीरो का मतलब क्या, एक भी जीरो ना हो, मतलब जीरो दिखना ही नहीं चाहिए, जैसे 3 5 7 2, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, जीरो दिखना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जीरो ही होना चाहिए, सिर्फ जीरो ही होना चाहिए, मतलब ओनली जीरो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली जीरो, सिर्फ जीरो होगा। यहाँ पर का मतलब क्या है, एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। और नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है कि जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, और लेकिन ध्यान रहे सारे जीरो नहीं हो सकते, मतलब 3 5 2 0, देखो लिख दिया ना। तो ये क्या है हमारे पास, नॉट ऑल जीरो में ये हो गया। हमारे पास क्या है, अब ध्यान रहे ये वाला भी हो गया, और इसके अंदर ना ये वाली चीज अपने आप ही आ जाती है, मतलब ये जो है ये इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। कैसे, अब हम बात करते देखो 205 235, अब बताओ मैंने क्या कहा, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, सही बात है गलत बात है, सारे जीरो नहीं है का क्या मतलब है, सब जीरो ना हो, तो देखो सारे जीरो तो नहीं है ना, सारे जीरो कब बोलते हैं, जब जीरो जीरो जीरो, देखो सब जीरो है, एक भी हटा दिया तो क्या है, अब नॉट ऑल जीरो हो गया, सारे जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, एटलीस्ट, इसका क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, उसे क्या बोला जाता है, नॉट ऑल जीरो। तो ध्यान रखना, इसके बाद अब हम टाइप्स पे आते हैं अपने। डायगोनल एलिमेंट्स ए आई आई, ए जे जे, ए आई जे जहां आई बराबर जे के नहीं है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे, यहाँ आई बराबर नहीं है किसके, जे के। हम बात करते हैं किसका, नॉन सॉरी ऑल जीरो का मतलब सब जीरो होना चाहिए। नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है कि कम से कम एक ऐसा हो जो बिना जीरो के हो, बाकी चाहे जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नॉन जीरो का मतलब एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी जो इससे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर देखा था। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स। लेकिन ध्यान रहे मैंने बताया था कि ऐसी कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। तो अब जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर एक कंडीशन और लगा हुआ है कि जितने टाइप्स पढ़ेंगे वो किस ऑर्डर के होंगे, वो एग्जिस्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही, मतलब नंबर ऑफ रोज जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही हम पढ़ते हैं कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, आप किसी मैट्रिक्स को डायगोनल कब कहते हैं, पहले समझते हैं एग्जांपल से फिर इसको लिखेंगे। देखो 3 0 0 0 5 0 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स होती कौन सी है कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल मींस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दो, बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसके अंदर डायगोनल ही होना चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब अभी हमने इससे पहले पढ़ा था डायगोनल एग्जिस्ट कहां करता है, स्क्वायर में। तो डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिसेस आर दोज स्क्वायर मैट्रिसेस।
तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है कौन सी होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है whose all, देखो यहाँ all लिख दिया ना, all aij बराबर 0 होगा। अब aij तो हर एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कौन सा, वेयर आई नहीं है बराबर किसके, जे के। अभी याद हो तो आपको पता है अगर आई और जे बराबर नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन डायगोनल को, बिना डायगोनल। देखो बिना डायगोनल वाले सब के सब क्या है, 0 होना चाहिए, बट हमारे पास क्या है, नॉट ऑल ए आई बराबर 0। ए आई का मतलब क्या है, ये बीच वाले की बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल के एलिमेंट्स की, ये सब के सब 0 नहीं होने चाहिए। मतलब कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन 0 हो, जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो मैट्रिक्स कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हैं, बिल्कुल है। और यहाँ पे हम बात करते हैं डायगोनल का एलिमेंट, देखो नॉट ऑल का मतलब अभी समझ आते हैं, क्या सारे 0 हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, तो आप कहोगे नहीं है। ये किसका एग्जांपल हो गया, डायगोनल का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो 0 0 0 0 5 0 0 0 2, अब बात करते हैं क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, अगर हम बात करते हैं, अब आप कहोगे डायगोनल के अंदर तो 0 आ गया, लेकिन मैंने क्या कहा था, नॉट ऑल 0, मतलब क्या है, आपको ये बताना है कि क्या डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो बताओ क्या डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, तो नहीं है। अभी भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करें 0 0 0 0 0 0 0 0 2, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब क्या ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ अभी भी ये डायगोनल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखो ये देखो, क्या डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरा हम ले लेते हैं क्या, देखो 0 0 0 0 5 0 0 0 0, क्या ये है, तो बिल्कुल ये भी डायगोनल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो स्क्वायर है, डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे 0 हैं, बिल्कुल है। नॉट ऑल ए आई, सारे ए आई क्या सारे डायगोनल के एलिमेंट 0 है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 एक ऐसा है जो बिना 0 के है। इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी क्या है कि ये स्क्वायर के साथ साथ इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। जैसे इसके अंदर देखो 5 0 नहीं, इसके अंदर 2 नहीं, इसके अंदर 2 एलिमेंट ऐसे जो 0, इसके अंदर तीनों ही 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं इन सब के अंदर क्या है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख दिया जाता है, DIAG लिख के, और इसके डायगोनल के ही सिर्फ एलिमेंट लिख, जैसे 3 5 2 ये लिख दिया जाता है। अब इसका मतलब भी अगर हमें दोबारा लिखना, अब कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है क्या, DIAG 305, अब इसका क्या मतलब है, 3 एलिमेंट, इसका मतलब 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको अगर हमें लिखना है क्या लिखेंगे, 3 0 0 0, ये वाला एलिमेंट 0 0, इसके बाद देखो 0 0 5, इसका और इसका एक ही मतलब है, दोनों एक ही आपस में। डायगोनल तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे है तो आप इसको डायगोनल की फॉर्म में, मतलब ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो डायगोनल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हो सबके सब 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 नहीं होने चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारे पास स्केलर। कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको डायगोनल समझ में आ गया होगा तो स्केलर अपने आप आ जाएगा। स्केलर और डायगोनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप दो चीज बोल सकते हो, क्या, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे चीजें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। या हम अलग से ही देखें तो स्केलर मैट्रिक्स आर दोज स्क्वायर मैट्रिसेस whose all diagonal elements, sorry all non diagonal elements a I j क्या होंगे, 0 होंगे, वेयर जहां पे क्या हमारे पास आई नहीं है बराबर किसके, जे के। और एक लास्ट में क्या था, ए आई जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न था क्या कि डायगोनल के एलिमेंट सेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, वेयर ध्यान रहे कि 0 नहीं होना चाहिए बस। तो के क्या है यहाँ पे, नो 0 होना चाहिए, तो इसे क्या बोला जाता है, स्केलर बोला जाता है। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो क्या हमारे पास देखो 5 0 0 5, देखो ये डायगोनल तो होता ही है, ये डायगोनल तो होता ही है, लेकिन डायगोनल में और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो एक जैसे ही होते हैं, सबके सब सेम होते हैं, नॉन 0 होंगे लेकिन सेम होंगे। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ऐसा कोई मतलब पैटर्न होना जरूरी नहीं है, सारे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कौन सा ऑल ले लिया हमने, 3 0 0। अब यहाँ 3 आ गया तो हर जगह क्या लिखा जाएगा, 3 ही। सारे डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे, 3 होंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो स्केलर और डायगोनल में डिफरेंस क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं दे मे बी डिफरेंट, वो अलग हो सकते हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस था, क्या, स्केलर और डायगोनल के। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो, क्या, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिक्स। जितने भी स्केलर हैं इन सबको आप डायगोनल बोल सकते हो ना, लेकिन क्या इस डायगोनल को आप स्केलर बोल सकते हो, नहीं ना। मींस ऑल, अगर हम यहां पे कंक्लूजन लिखें तो क्या है, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो क्या है, आर डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल scalar matrices are diagonal matrices, but all diagonal matrices, जितने all scalar matrices are diagonal matrices, but all diagonal matrices need not, all diagonal matrices are not scalar matrix। ठीक है, कि भाई स्केलर को तो आप डायगोनल बोल सकते हो लेकिन डायगोनल को आप स्केलर नहीं बोल सकते हो। फिर यहां पे बात आती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होता है, इसकी खास बात, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसको हम आई से यूज करते हैं। हालांकि इसका हम यूज बहुत ज्यादा अपने आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन हम यूज करते हैं बार बार, यूनिट या आइडेंटिटी का मतलब आई से है। ये भी एग्जैक्टली स्केलर के जैसा ही है। इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो स्क्वायर होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या था, ए आई जे बराबर क्या है, 0 होगा, जहां पे क्या है, आई नहीं है बराबर किसके, जे के। लेकिन इसमें जो तीसरी कंडीशन थी, ए आई आई बराबर जो के था ना, यहाँ पे यूनिट मतलब एक होगा। यूनिट का मतलब क्या है, एक होगा ना। मतलब यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ये है डिफरेंस किसके बीच में, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या है, 1 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखो तो क्या है, ये आइडेंटिटी भी इसका एक अलग से नाम है। क्यों, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है। अब इसी को लिखने का एक तरीका और, मतलब इसको हम I2 भी लिख लो, जहां पे 2 होता है तो 2 क्या इंडिकेट करता है, इसके ऑर्डर को। अब आप कहोगे दो रो ही दिया हुआ तो कॉलम का है। अभी हमने क्या कहा था, जो डायगोनल है, ये जितने भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं सब के सब कहां पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर आपको रो 2 पता चल गया तो कॉलम बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 2 by 2 की। जहां आई लिखा है वहां आप 2 by 2 की मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये आई है हमारे पास, तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना है, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको आप I3 लिख सकते हो। मतलब आई जहां लिखा हुआ है वहां आप 2 by 2 3 by 3 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख सकते हो। लेकिन अगर I2 लिखा हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो ये स्केलर है, सॉरी जो हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सिर्फ 2 by 2 की है। I3 का इंडिकेट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 3 by 3 की। तो यहां से आप देख सकते हो क्या, ऑल यूनिट मैट्रिसेस आर स्केलर, ऑल स्केलर्स आर डायगोनल। अगर हम इसको ग्राफ से समझे, मतलब डायग्राम से, तो यहां पे समझो हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी, यूनिट मैट्रिक्स। इस ये यूनिट किसके अंदर आती है, स्केलर के अंदर, किसके अंदर आती है, स्केलर के अंदर। और ये स्केलर किसके अंदर आ जाता है, इस डायगोनल के अंदर, इस डायगोनल के अंदर। तो मतलब यूनिट किसका पार्ट है, स्केलर का, स्केलर किसका पार्ट है, डायगोनल का। तो इस प्रकार से देखो यूनिट डायगोनल का भी पार्ट हो गया। तो जितने भी यूनिट मैट्रिक्स आप इनको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो इस बार इसको मैं कंक्लूड करता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है, जिसके नॉन डायगोनल, बिना डायगोनल वाले सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन 0 हो।
डायगोनल से स्केलर में जब आते हैं तो क्या चेंज हो जाता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हो सेम होने चाहिए। यहाँ सेम होने जरूरी नहीं है, यहाँ पे सेम होने जरूरी है। यहाँ पे क्या कहता है कि यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि भाई उसके सारे भी जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हो क्या होने चाहिए, वन यानी यूनिट होने चाहिए, तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिस्ट्रिक्शन तो हमने लगा रखा है स्क्वायर के ऊपर, बाकी हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए इसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स मैंने उनको कैटेगराइज कर रखे हैं, थोड़ा सा याद रखने में इजी पड़ता है। और इन तीनों मैट्रिक्स को एक साथ ही पढ़ना क्योंकि ये तीनों एक जैसे ही हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर में दो आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर में दो आते हैं, कौन सा है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक दूसरा होता है लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किया था कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे भी वही है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए। एग्जांपल से ही हम समझ लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करते हुए, बाय इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल डायगोनल, इस प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करते हुए अगर एक हमारे पास क्या है, ऊपर देखो अपर है ना, तो अपर यानी ऊपर की तरफ क्या बनना चाहिए, नॉन जीरो ट्रायंगल्स। हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, नॉट ऑल जीरो, कि सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। एक ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए किसका, नॉन जीरो का, मतलब नॉट ऑल जीरो का, कहां पे, ऊपर की तरफ, इसे क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगल। लेकिन ध्यान रहे इसके नीचे वाले सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑल जीरो होने चाहिए, ऑल जीरो होने चाहिए। अब यहां से अगर हम एग्जांपल से समझते हैं तो हमारे पास देखो क्या होगा, 3 0 5 0 0 2 0 0 3। अगर हम यहाँ बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल को ऊपर की तरफ देखो तो क्या बन गया, ये एक नॉन जीरो का बन गया ना, मतलब नॉट ऑल जीरो का एक क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कहां बना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है। तो कौन सा एग्जांपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या कह सकते हैं कि बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करते हुए है उसके अंदर हमें एक नॉन जीरो का ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए। ऐसे हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर की, तो लोअर ट्रायंगुलर में बस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करते हुए एक हमारे पास नीचे की तरफ ट्रायंगल बनना चाहिए, किसका, जिसके अंदर नॉट ऑल जीरो, सारे एलिमेंट्स कैसे नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ऑल जीरो होने चाहिए, सब के सब जीरो होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं क्या, देखो 3 0 0 0, मतलब 5 2 0 3 1 0। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है, और नीचे हमें एक ट्रायंगल मिलता है जो जिसके सभी एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। किसका है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अपर ट्रायंगुलर के अंदर क्या होता है कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ध्यान रखना। अब एग्जांपल लेके और समझते हैं, क्या 2 0 3 0 0 5 1 0 2, कौन सा एग्जांपल है, देखो प्रिंसिपल डायगोनल लिया, प्रिंसिपल डायगोनल ले लिया, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, और ऊपर वाला कौन सा है, एक बिना जीरो का बन गया। तो किसका एग्जांपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। और हम एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या देखो 3 0 0 2 0 0 0 5 0, ये देखो। तो प्रिंसिपल डायगोनल ले लिया, प्रिंसिपल डायगोनल के बाद देखो ये क्या हो गया कि नीचे ट्रायंगल बना है, तो कौन सा हो गया, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, कौन सा, 3
0 0 0 0 0 0 5 0 0 और 0 0 0 कौन सा है? यहाँ पे हमने देखा प्रिंसिपल डायगोनल, ऊपर के सारे जीरो, नीचे देखो एक एलिमेंट ऐसा है ना जो नॉन जीरो, जीरो नहीं है, देखो ये 5 क्या है? जीरो नहीं है। इसका मतलब कौन सा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। किसका है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनता है, किसका? नॉट ऑल जीरो का, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बिना जीरो का होना चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे की तरफ जीरो बनता है, या दूसरी भाषा में हम कहें थोड़ा सा, हमारे पास क्या है? अपर ट्रायंगल में नीचे की तरफ सारे एलिमेंट जीरो, और लोअर ट्रायंगल में ऊपर की तरफ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज बोथ, जो दोनों ही हो, कौन सा? लोअर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हमें एग्जांपल बताना है, विच इज बोथ, जो दोनों ही हो, कौन सा? लोअर के साथ साथ कौन सा? अपर भी, लोअर भी होना चाहिए हो, अपर भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो लोअर मैट्रिक्स भी हो, अपर मैट्रिक्स भी हो? तो इसका आंसर है यस। और वो कौन सा है? क्या होगा इसका? ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अपर के साथ साथ लोअर भी होते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, देखो हमने ले लिया कौन सा? 3 0 0 0 2 0 0 0 5, ये ले लिया। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, नीचे बना दिया तो कौन सा हो गया? देखो नीचे इंक्लूडिंग, मैंने क्या कहा था? इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को मिलाते हुए देखो सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं है ना, तो कौन सा है? लोअर ट्रायंगल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो यही मैं फिर नीचे भी लिखता हूं, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा? सेम लिखा मैंने मैट्रिक्स 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 5। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, तो ये क्या हो गया हमारे पास? देखो तो ये कौन सा हो गया? अब देखो ऊपर का, ये कौन सा है? ये देखो कौन सा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ये लोअर और अपर दोनों ही मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा अपर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और ऊपर का हमें कम से कम एक ऐसा, मतलब हमें एक ऐसा ट्रायंगल की फॉर्मेट इंक्लूडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मिलता है जो जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जबकि नीचे हमें एक ट्रायंगल सा मिलता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं। एक लास्ट में हमारा बच गया है छोटा सा और टाइप, लेकिन अभी तक हमने जितने टाइप्स पढ़े हैं उन सब के अंदर एक कंडीशन थी कि ऑल मैट्रिसेस मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने चाहे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, चाहे स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा है, चाहे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, तो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट हमने पढ़ा, उन सब के अंदर एक कंडीशन थी कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास देखो ये स्पेशल केस है जो दोनों से हटके है थोड़ा सा, और कौन सा है? जीरो मैट्रिक्स। कौन सा? जीरो मैट्रिक्स। इस जीरो को ही क्या बोल दिया जाता है? नल मैट्रिक्स भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, नल, या इसी को वॉइड मैट्रिक्स भी देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रहे जीरो नल वॉइड मैट्रिक्स एक ही बात है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे किया जाता है? ओ से किया जाता है। किससे किया जाता है? ओ से। ध्यान रहे कि जीरो नहीं ओ है। क्यों है ओ? जीरो ओ के जैसा दिखता है, ठीक है। बाकी अभी हमने मतलब इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है क्या कि जितने मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स को किससे इंडिकेट किया जाता है? ऑल कैपिटल लेटर से। जो कैपिटल लेटर्स हैं इन्हीं से क्या किया जाता है? मैट्रिक्स को लिखा जाता है, बताया जाता है, ना कि किसी नंबर से। इसलिए ध्यान रहे कि जीरो मैट्रिक्स क्या हमारे पास? ये ओ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के सिंपल सा है क्या कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सब के सब अगर एलिमेंट जीरो है तो उसे क्या बोला जाता है? जीरो मैट्रिक्स।
दूसरी भाषा में लिखे तो ए आई जी बराबर 0। देखो अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसके आगे लिख देते हैं ऑल ए आई जी बराबर 0। जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसे क्या बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और ये क्या है, ये ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि जीरो को। क्यों, अगर ये जीरो है तो देखो नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो 0 0 0। तो अब बात आती है, अगर जीरो कहीं लिखा हुआ तो हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखें। तो जीरो अगर लिखा हुआ है तो आप अपने नीड के हिसाब से लिखोगे, आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, आप बिल्कुल उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर का चाहिए, मतलब हमें 2/2 ऑर्डर का चाहिए, तो हमने 2/2 ऑर्डर का लिख लिया। 2/3 ऑर्डर का चाहिए, 2/3 ऑर्डर का लिख लिया। तो हमें जिस भी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखना होता है, रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी ऑर्डर का लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे, जीरो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो क्या होता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ आपके ये हमारे पास क्या है, जितने टाइप्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस आर, जो दो मैट्रिक्स है उनको हम कंपेरेबल मैट्रिसेस कब बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब उनके ऑर्डर्स सेम होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हैं, अगर उनके ऑर्डर के साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने दो कैटेगरी बना के पढ़ा है, एक तो किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।